हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आज हमें ये कैसे भी थर्ड चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टॉपिक्स को विद एग्जांपल वाइज फटाफट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है। हमें पता है कमर्शियल बैंक तो नोट्स तो प्रिंट नहीं कर सकता। नए नोट्स कौन प्रिंट कर सकता है? सेंट्रल बैंक कर सकता है। सेंट्रल बैंक कौन है? अपनी आरबीआई है, वो नए नोट्स प्रिंट कर सकती है। फिर कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाता है? कमर्शियल बैंक लोन देकर पैसा बनाता है। कैसे लोन देके पैसा बनाता है? जैसे हम जैसे लोग, हम जो जाके अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, देन बैंक विल यूज दैट डिपॉजिट एंड लेंड आवर डिपॉजिट्स टू सम अदर पर्सन एज अ लोन, राइट। तो अभी हम ना इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू समझेंगे कि ये कैसे होता है, बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझोगे कि बैंक कैसा पैसे को कमाता है इन मल्टीप्लीकेशंस। देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ना मैं कर देती हूँ एक नाम का टैब एंड देन कितना डिपॉजिट हो रहा है, देन CRR एक बनाना पड़ेगा हमें। CRR का मतलब समझाती हूँ, एंड लोन गिवन। CRR मतलब ये कैश रिजर्व रेशियो है। हर बैंक को जब भी डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, लिक्विड में अपने पास रखना पड़ता है, कैश अपने पास रखनी पड़ती है। और जो बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो उन्हें लेंड कर सकते हैं दूसरों को, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश को रिजर्व करना है अपने पास। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज रहता है, जैसे हम लोग लेते हैं 20%, ठीक है। अब नाम है, नाम तो सुना होगा, नाम है मेरा राजू, ठीक है। इसने जैकेट बैंक में डिपॉजिट करा 1000 रुपए, ठीक है। अब 1000 रुपए से बैंक 20% अपने पास रखेगी, मतलब 200 रुपए अपने पास रखेगी, और जो 800 रुपए जो बचे हुए हैं वो क्या करेगी? वो किसी और को लोन पे दे देगी। क्लियर है ये? इतना तो मतलब 20% तो उसको अपने पास में कैश रखना ही पड़ेगा, लिक्विड कैश, ठीक है। उसके बाद में जो बचा हुआ है वो उसको लोन देगी। क्लियर है? अब ये जो लोन है, ये लोन गया समझो सीता को, ठीक है। अब ये लोन गया सीता को, ठीक है। 800 रुपए सीता को मिले। अब सीता ने यही 800 रुपए बैंक में कोई दूसरी कोई XYZ नाम की बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया। कितने? 800 रुपए जाके डिपॉजिट करवाया। पहले ये लोन मिला सीता को, अब ये सेम लोन उसने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया 800 रुपए। अब ये 800 रुपए में जो XYZ जो बैंक है वो क्या करेगी? अगेन उसको CRR रखना पड़ेगा। अब ये 800 रुपए का 20% मतलब कितना हो गया? कुछ 160 होता है ना, 800 रुपए का 20%, 160 ये अपने पास रखेगी। और 640 ये फिर से किसी को लोन देगी, है ना। दिस माइनस दिस, जो जितना बचा 640 वो किसी और को लोन देगी। अब समझो ये लोन आ गया है अंकित को, ठीक है। अब ये लोन मिला अंकित को 640 का। अब अंकित ने फिर कुछ टाइम में ये 640 क्या करा? बैंक में डिपॉजिट कराया। ABCD बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है। बैंक अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट करवा रहे, वो कुछ भी उसका कुछ भी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझो ये 640 अंकित को लोन मिला, और अंकित ने अगेन ये 640 कोई ABCD बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। अब 640 पे वो ABCD वाले बैंक को क्या करना पड़ेगा? 20% अपने पास रखना पड़ेगा, है ना। 640 का 20% कितना होता है? मतलब 128, ये वो उसके पास रखेगा। नाउ 640 माइनस 128, जितना बचा 512, अब वो फिर किसी और को लोन में देगा, ठीक है। तो अब ये 512 समझो, नाम ही याद नहीं आ रहे, दिशा मेरा खुद का ही नाम ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब ये 512 का लोन मुझे मिला है, और मैं 512 का लोन फिर से एक बैंक में जाके डिपॉजिट करवा रही हूँ, HDFC बैंक में जाके डिपॉजिट करवा रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब HDFC बैंक क्या करेगी? 20% इसका उसके पास रखेगी, मतलब 102 ये अब उसके पास रखेगी। नाउ 512 माइनस 102 कितना बचा? 410। अब 410 अगेन वो क्या करेगी? किसी और को लोन देगी। समझ रहे? तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाएगा। कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा मैम? जब तक ये जान नहीं बेटा, जब तक ये जान नहीं, जब तक कंटिन्यू होगा ये, जब तक आपका ये जो ओरिजिनल जो डिपॉजिट है, ये ओरिजिनल जो डिपॉजिट है आपका, ओरिजिनल डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल CRR। अब यहां पे अपना CRR क्या हो रहा है? 200 प्लस 160
प्लस 128 प्लस 102, ठीक है, अभी तो 590 हुआ है। ऐसे ये कंटिन्यू होगा जब तक ये जो टोटल डिपॉजिट है वो ओरिजिनल डिपॉजिट जो है वो सीआरआर के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। क्लियर है फंडा? आया समझ में? तो बैंक ऐसे क्रेडिट क्रिएट करती है, सिर्फ एक बैंक नहीं, तरह तरह के बैंक्स ऐसे ही सेम क्रेडिट क्रिएट करती है। और ये सेम चीज को आपको यहाँ पे दिया है, तो आप ये एक बार रीड आउट कर लो अपने आप से, ठीक है? मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल में समझा दिया क्या लिखा है, ठीक है? अब ये एग्जाम्पल ही है यहाँ पे जो दिया है कैश डिपॉजिट वाला, ठीक है? और दिस साइकिल कंटिन्यूज विथ ईच बैंक लेंडिंग अ पोर्शन एंड कीपिंग रिजर्व। याद रखना सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कुछ परसेंटेज अब बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास में लिक्विड कैश भी होना पड़ेगा ना। अब हम जैसे लोग, अपन तो बैंक में जाके पैसा देते हैं, बैंक ने अगर अपना पूरा का पूरा पैसा किसी और को लोन पे दे दिया और अपन को जरूरत पड़ी, अपने अपने लिए पैसे ही नहीं है बैंक के पास, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, तो इसके लिए कैश रिजर्व रेशियो, कैश है यहाँ पे, क्रेडिट नहीं। अगर ऑप्शन में क्रेडिट रिजर्व रेशियो आ गया तो आप वो टिक कर आ जाओगे, थप्पड़ मारूंगी उधर ही। याद रखना ये कैश रिजर्व रेशियो है, बैंक को कैश में कुछ पोर्शन अपने पास में रिजर्व करके रखने पड़ती है, ठीक है, फ्रॉम द टोटल डिपॉजिट जो आप में हम जैसे लोग डिपॉजिट करवाते हैं। प्रोसेस कब तक चलेगा? अंटिल द टोटल डिपॉजिट सम इज इक्वल टू सीआरआर, एट विच पॉइंट क्रेडिट क्रिएशन स्टॉप्स। तो वो वाले पॉइंट पे क्रेडिट क्रिएशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके एमसीक्यू में आ सके। परफेक्ट। नाउ लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन में ना कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि सबसे पहला क्या है? साइज ऑफ सीआरआर। सीआरआर का साइज सबसे बड़ा लिमिटेशन है। समझो अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज ज्यादा है तो बैंक के पास में कम पैसा रहेगा, कम डिपॉजिट रहेगा बैंक के पास में टू लेंड, जिससे वो कम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अगर सीआरआर ज्यादा, देन लेंड मनी करना कम हो जाएगा ना बैंक के लिए। और वही अगर सीआरआर कम रहा, मतलब रिजर्व करने के लिए कम परसेंटेज है, तो लेंड करने के लिए बैंक के पास में ज्यादा रहेगा, लेंड करने के लिए पैसा बैंक के पास में ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो ये एक हो जाता है साइज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। ये इनवर्सली रिलेटेड है, देखो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, इनवर्सली रिलेटेड टू सीआरआर। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। हाई सीआरआर reduces amount of credit banks can create। अगर हायर, वही सेम चीज, अगर हायर सीआरआर है तो बैंक कम पैसा लेंड कर सकती है, जिससे कम क्रेडिट क्रिएट होगा बैंक में, ठीक है? तो साइज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो इज वन ऑफ द लिमिटेशन। सेकंड, अमाउंट ऑफ लोन गिवन, जैसे बैंक कैन ओनली लेंड इफ बोरोवर ऑफर्स सिक्योरिटी। अगर बोरोवर के पास में सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखने के लिए कुछ चीज है, तभी तो उसको लोन मिल सकता है। अब आप और हम जैसे लोग, अपन का तो चेहरा देख के पहले ही बोल देते भाई तुम्हारे पास में गिरवी रखने को क्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी, देन नो लोन। अगर नो लोन है तो नो क्रेडिट क्रिएशन। समझ रहे? आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी मतलब कुछ गोल्ड या फिर कुछ प्रॉपर्टी है जो आप सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक के पास में रख सकते हो, जिसपे आपको लोन मिलेगा, जिसकी वजह से वो आप गिरवी रखोगे, जिसकी वजह से आपको लोन दिया जाएगा। लोन विल बी इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, राइट? अगर सिक्योरिटी नहीं है आपके पास में तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और अगर लोन नहीं मिल रहा है तो बैंक अगर लोन नहीं दे पा रहा है तो बैंक पैसा कैसे क्रिएट करेगा? नो क्रेडिट क्रिएशन। Next, size of cash deposit. Smaller cash deposit restrict the bank's ability to create credit if people prefer physical assets or holding cash, fewer deposits. अब अगर लोग देखो, बैंक नीड्स डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएट करने के लिए बैंक को डिपॉजिट चाहिए, और अगर आप और हम जैसे लोग बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करवा रहे, रादर देन हम लोग कुछ गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर वो पैसा खाली अपने घर में रख रहे हैं, तो बैंक के पास में डिपॉजिट्स नहीं रहेंगे ज्यादा। अगर बैंक के पास में डिपॉजिट्स नहीं रहेंगे तो वो लेंड क्या करेगा? अगर वो लेंड नहीं कर पा रहा है तो वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करेगा? समझ रहे हो? नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 50,000 का लोन चाहिए और आप अपना कुछ ओल्ड फर्नीचर लेके जाके दे रहे हो बैंक में, बैंक बोलेगा भाई निकल, तेरा तो मैं मुंह भी गिरवी ना रखूं,
समझ रहे हैं? तो इसके लिए एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज होनी चाहिए। अब आप वही सेम चीज अगर आप कुछ गोल्ड लेकर जाके दोगे बैंक में एज ए सिक्योरिटी जिसकी वर्थ है 50,000, तो बैंक बोलेगी बैठिए, आपके लिए क्या लाऊं, नाश्ता चाय कॉफी, आप क्या लोगे? समझ रहे हो? तो ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है भाई बाहर। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल। सेंट्रल बैंक क्या क्या कंट्रोल करती है? सेंट्रल बैंक तो खैर सब कुछ कंट्रोल करती है, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स यूज करती है। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे सीआरआर को कंट्रोल करेगी वो। क्वालिटेटिव मतलब कितनी अवेलेबिलिटी है क्रेडिट में। तो सारे बैंक्स, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। अगर समझो कि अगर इन्फ्लेशन है, अगर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इफ इन्फ्लेशन इज राइजिंग, देन आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर को बढ़ा देगी। समझ रहे हो? तो आरबीआई कह रही सीआरआर को बढ़ा देगी। तो आरबीआई कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों भी टूल्स वो आरबीआई यूज करती है, सेंट्रल बैंक यूज करती है। ठीक है, तो ये थे कुछ लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसका मतलब है कि जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स को बाय या फिर सेल करती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इसका क्या मतलब है? जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड या फिर बॉन्ड्स को बाय या फिर सेल करती है टू कंट्रोल व्हाट? टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब कैसे करेगी वो? सेल करेगी सिक्योरिटीज को। सुनो, व्हेन सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक्स रेस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन। आरबीआई आरबीआई ने, समझो आरबीआई ने 1,000 करोड़ वर्थ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेच दिए, सेल कर दिए। टू होम? टू बैंक्स या फिर पब्लिक। ठीक है, तो अब ये बैंक या फिर पब्लिक पैसा किसको देगी? पैसा देगी सेंट्रल बैंक को। आरबीआई के पास में पैसा आया है, जिसकी वजह से बैंक्स के पास में कम पैसा है। समझ रहे? कम पैसा है टू लेंड। लेंड क्या करेंगे जब पैसा है ही नहीं उनके पास में, क्योंकि पैसा आरबीआई के पास में गया है। ठीक है, तो जिससे क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर ये सेम चीज अगर आरबीआई बाय करती है सिक्योरिटीज, समझो आरबीआई ने 500 करोड़ की सिक्योरिटीज बाय करी है फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, तो पैसा किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, है ना? तो बैंक के पास में ज्यादा पैसा होगा, जिसकी वजह से वो क्रिएट क्रेडिट एक्सपैंड, मतलब क्रेडिट ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लोन्स ज्यादा दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट पर भी कुछ इंपैक्ट होता है। ठीक है, जब भी सेंट्रल बैंक अगर, समझो अगर सेंट्रल बैंक अगर सिक्योरिटीज को बाय करती है, सिक्योरिटीज को बाय करती है, तो तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ा तो इंटरेस्ट ड्रॉप होगा, और अगर इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ तो अगेन जो क्रेडिट क्रिएशन है उसमें दिक्कत आएगी। ये पूरा एक सर्कल में जाता है, मतलब गवर्नमेंट इंटेंशनली नहीं चाहता है कि इंटरेस्ट ड्रॉप हो, अनइंटेंशनली ड्रॉप हो रहा है इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड्स को बाय कर रहे हैं एट हायर प्राइस, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है उसका। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो, हर एक चीज ना सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं होती है। अगर बैंक के पास में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा भी है, लेकिन बिजनेसेस या फिर आप और हम जैसे लोगों को लोन की जरूरत नहीं है, लोन नहीं चाहिए, मार्केट डाउन चल रहा है, तो जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं लोन लेने से। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। वेरिएशंस ऑफ रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो मतलब यहाँ पे सीआरआर के बारे में बात हो रही है। सीआरआर में चेंजेस आने से क्या होगा? ठीक है, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व, अभी हम देखकर आ गए हैं। विच आर लिक्विड मतलब विच आर रेडीली अवेलेबल, एनी टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो अच्छा, एनी टाइम कैश अवेलेबल है बट नॉट अर्निंग एसेट्स। तो ये ऐसी कैश है जो कि बैंक के पास एनी टाइम अवेलेबल है, लेकिन ये कैश बैंक को प्रॉफिट नहीं दे रही है। ये कैश बैंक को प्रॉफिट नहीं दे रही है। बाय ऑल्टरिंग द सीआरआर, सीआरआर को अगर चेंज करना है, जैसे कि अगर आप सीआरआर बढ़ाओगे
तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। वही अगर सीआरआर को कम करोगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती हैं। इन अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट, जैसे कि ये ऐसी इकोनॉमीज या फिर ऐसी कंट्रीज या फिर रूरल एरियाज ले लो जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पे सीआरआर को एडजस्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, सिंपल एंड इफेक्टिव टूल है। रादर देन बैंक रेट पॉलिसी को करो या फिर ओएमओ, अभी हमने जो देखा था ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये ओएमओ बैंक रेट पॉलिसी ये क्या लोगों को या फिर बैंक को अच्छे से समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर ना सीआरआर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि सीआरआर को इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये अगेन सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ये टूल यूज करती है। ये टूल इसलिए यूज नहीं किया जाता है कि भाई कितना क्रेडिट दे रहे हो, मतलब कितना लोन दे रहे हो। ये इसीलिए यूज करा जाता है कि आप जो लोन दे रहे हो वो कौन से सेक्टर को दे रहे हो, क्या पर्पस के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो यहां पर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्यों यूज किया जाता है, इट्स अ टेक्निक टू कंट्रोल डायरेक्शंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। मतलब किसको दे रहे हो, क्या पर्पस के लिए आप दे रहे हो, based on the purpose or area. Selective controls aim to allocate scare credit efficiently and prevent speculative activities. यहाँ पे वही चीज देखना है कि भाई जो अनप्रोडक्टिव एरियाज है वहां पर आप लोन ना दो, जो यूजफुल है और जो प्रोडक्टिव एरियाज है वहां पर ही आप लोन दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना लोन दे रहे हो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसको लोन दे रहे हो आप और क्या पर्पस के लिए लोन दे रहे हो। दिस कंट्रोल आर स्पेशली यूजफुल इन लेस डेवलप्ड economies where broad credit restrictions could hinder growth and investment। जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पर ये कंट्रोल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक, ताकि जो प्रोडक्टिव एरियाज है जिसकी कैपेसिटी है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, तो वैसे एरियाज को लोन दिया जाए। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल फार्मर्स हो गए, तो ये सारी चीजों को। ठीक है, मॉरल सुएशन इसका क्या मतलब हो जाता है, अगेन दिस इज अ टेक्निक, क्वालिटेटिव टेक्निक है जो अगेन सेंट्रल बैंक यूज कर रहा है। सेंट्रल बैंक ये एक सॉफ्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लीगैलिटी इन्वॉल्व नहीं है, एक सॉफ्ट मेथड यूज करता है सेंट्रल बैंक। यहाँ पर गाइड करता है, एडवाइस करता है बैंक्स को कि यू हैव टू फॉलो दिस सर्टन रूल्स, दिस सर्टन बिहेवियर। आपको यहाँ यहाँ पर रिस्की लेंडिंग्स नहीं करनी है, आपको प्रायोरिटी लेंडिंग्स क्या क्या करनी है वो सारी चीजें आपको गाइड करनी है विदाउट लीगैलिटी। मतलब कुछ लीगली कुछ नहीं करती है, लेकिन एक सॉफ्ट प्लीज डू दिस प्लीज डू दैट, मतलब सॉफ्ट मेथड यूज करती है। ठीक है, इफ बैंक डजंट फॉलो द रिक्वेस्ट द सेंट्रल बैंक, उसके बाद में तो वो कंप्लायंस कर सकते हैं, एनफोर्स कंप्लायंस। बट अगर ये सबसे पहला क्या है, मॉरल, मॉरल मतलब चल रहा है क्या सब कुछ, मोरालिटी में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो ये सॉफ्ट मेथड से देखती है। The central bank can issue directives such as prohibiting certain loans and advising certain loans to priority sectors। ठीक है, अगेन ये एक सॉफ्ट मेथड है, जैसे मैं आपको इतना सॉफ्टली बता रही हूँ कि बेटा प्लीज मेरे लेक्चर्स देख लो, पढ़ लो, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। जो मैं हर बार बोलकर आती हूँ कि आप सारे के सारे लेक्चर्स देखो, सिर्फ मेरे नहीं बाकी और भी फैकल्टीज हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पूरा अप टू डेट चल रहा है विद एमसीक्यू डिस्कशन। और आपको क्या चाहिए, जैसे मैं आपको सॉफ्टली बोल रही हूँ विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक जाके सेंट्रल बैंक ऐसे ही दूसरे बैंक्स को गाइड करती है, डायरेक्ट करती है सॉफ्टली। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहां पर मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस चाहे वो फिजिकली हो या फिर डिजिटली हो। अब जैसे कि आप कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय या फिर सेल कर रहे हो, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बिल्स, तो इसको आप फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अभी फाइनेंशियल मार्केट दो तरह में डिवाइड किया गया है, एक तो मनी मार्केट है, एक और है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म फंड है, बिलो 1 ईयर के लिए मनी मार्केट से आप पैसा उठा सकते हो, शॉर्ट टर्म फंड इसे कहते हैं, जहां पर ये फोकस करती है लिक्विड एसेट्स पे। ठीक है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल मतलब ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि ट्रेडिंग पर्पस, अगर आप ट्रेड करते हो तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट्स, राइट।
तो मनी मार्केट, अब समझो कि अब आपकी कंपनी को 3, 6 या फिर 9 महीने के लिए लोन चाहिए, तो आप लोन कहाँ से ले सकते हो, आपकी कंपनी लोन कहाँ से ले सकती है, मनी मार्केट से लोन ले सकती है, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है, दिस इज लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड मतलब अबाव 1 ईयर, अबाव 1 ईयर, ठीक है। अब समझो कोई कंपनी है जिसको एक बड़ी सी फैक्ट्री बनानी है, और फैक्ट्री बनाने में जो प्रोजेक्ट का जो टाइम दिया गया है, 5 साल दिया गया है, तो वो कंपनी पैसा कहाँ से लेगी, मतलब लोन कहाँ से लेगी, वो लोन लेगी कैपिटल मार्केट से, ठीक है। सेम ये भी मतलब लॉन्ग टर्म फंड है जो कि अबाव 1 ईयर, लॉन्ग टर्म फंड मतलब अबाव 1 ईयर तक लोन देगी। मैं आपको ना एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एज ए समरी आप लिख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनी मार्केट बिलो 1 ईयर है, बिलो 1 ईयर शॉर्ट टर्म फंड देती है, ठीक है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल है ना, या फिर लिक्विडिटी। एग्जाम्पल में आपने देखे थे ना, बिल्स देखे थे ना आपने, वही बिल्स। और कैपिटल, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब अबाव 1 ईयर, ये लॉन्ग टर्म फंड देती है। अगर आपको बिजनेस आपका एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हो, तो ये देती है आपको लोन, कैसे, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आती है कैपिटल मार्केट में। एंड जो भी बिल्स के बारे में हमने बात करे थे वो आते हैं मनी मार्केट में। दो तरह के डेफिनेशंस हम देखेंगे, एक तो क्रॉथर का और एक आरबीआई का, ठीक है। क्रॉथर्स क्या कहते हैं, इट इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी। क्रॉथर्स कहते हैं कि मनी मार्केट उन इंस्टीट्यूशंस का नाम है जो कि नियर मनी में डील करते हैं। नियर मनी मतलब इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश के बहुत करीब, कैश के बहुत करीब, ठीक है, उसको नियर मनी कहते हैं। और आरबीआई क्या कहते हैं कि मनी मार्केट, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस जहां पर शॉर्ट टर्म लोन अगर चाहिए कोई भी कंपनी को, तो मनी मार्केट से वो लोन ले सकते हैं, ये आरबीआई कहते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहला क्या है, प्रोवाइड्स एन इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म फॉर आयरनिंग आउट शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट्स। मतलब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर के लिए जिसके पास में पैसा है वहां से पैसा लेगा, और जिसको पैसों की जरूरत है उसको पैसा देगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट्स, मैनेज करता है, बैलेंस्ड आउट करता है। Provides a focal point for intervention of the central bank for influencing liquidity in the market. सेंट्रल बैंक भी मनी मार्केट के हेल्प से लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस टू यूजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एट रीजनेबल प्राइस। शॉर्ट टर्म के लिए है, ध्यान में माइंड में बिठा के रखो, ओके। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट क्या क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंड, अगेन द सेम थिंग, कि भाई जिसके पास में पैसा है वहां से बोरो कर, जिसके पास में पैसा है वो जिसको पैसों की जरूरत है उसको पैसा देगा, जिसके पास में एक्स्ट्रा सरप्लस है वो सरप्लस जिसको पैसों की जरूरत है उसे देगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब 1 ईयर के लिए है। नो फिक्स्ड प्लेस, ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए कोई भी फिक्स्ड जगह नहीं होती, ये ओवर द फोन हो सकता है, डिजिटली हो सकता है, ओके। डीलिंग में भी कंडक्टेड विथ और विदाउट ब्रोकर, ब्रोकर के साथ और ब्रोकर के बिना भी आप डील कर सकते हो। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर डेल्ट इन आर क्लोजली सब्सटीट्यूट फॉर मनी, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीजें क्या है, नियर मनी है, जो कि करीब है कैश, मतलब पैसों के करीब है, इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। फंड्स आर लोन्ड फॉर मैक्सिमम कितने साल तक, 1 ईयर तक, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट्स, अब ये मार्केट में भी छोटे छोटे अलग अलग मार्केट्स प्रेजेंट होते हैं, वो अभी हम कुछ देर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके फंक्शंस भी कुछ रिलेटेड रहेंगे टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे कि ये लिंक बना के रखता है बिटवीन द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स शॉर्ट टर्म फंड के लिए, ठीक है। इस मार्केट को प्योरली शॉर्ट टर्म फंड या फिर फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि जो इंडस्ट्री है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, उन्हें
छोटे छोटे बिजनेस मतलब अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए छोटी छोटी अमाउंट्स लोन्स बार बार मिल सकती है डेली ट्रांजैक्शंस और के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एसेट्स विद अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल बैंक, सेम है ना। इसके लिक्विडिटी मतलब आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ये सारे बिल्स को। इट हेल्प्स ट्रेड एंड कॉमर्स बाय डेवलपिंग बिल मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, जो बिल मार्केट है वो डेवलप करती है। इट एनेबल्स गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट भी पैसा रेज कर सकती है। ये फुली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई है, मनी मार्केट, याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, it makes the monetary policy effective. It provides opportunities for lending the surplus fund to the individual banks and other institutes. It helps the central bank in maintaining stability of the value of the currency units. मतलब inflation और deflation को भी control करने में help करता है money market. नेक्स्ट इज व्हाट, मनी मार्केट स्ट्रक्चर। तो मनी मार्केट दो तरह के सेक्टर में डिवाइडेड है, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जहां पर आरबीआई का कंट्रोल है, जहां पर आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल है, ये ऐसी बैंक्स है, ये ऐसा सेक्टर है जहां पर आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, फुल्ली रेगुलेटेड है ये और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, कुछ भी झूठा दिखावा नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जैसे कि मनी लेंडर्स, समझ रहे, यहाँ पे आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये मनी लेंडर्स के बारे में बात करें जहाँ पे आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल है ही नहीं, रेगुलेटेड भी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन नहीं की जाती है। मनी लेंडर्स ले लो, और जो भी इंडिजिनस बैंक्स होते हैं ना उनका एग्जाम्पल ले लो, मतलब ट्रेडिशनल बैंक्स, पुराने बैंक्स, ठीक है। तो ये सारा एक बार आप देख लेना, ये फ्लो चार्ट आपके लिए ही बना के रखा है। देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, अभी ये ऑलमोस्ट ये सब कुछ अभी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पढ़कर आ गए हैं। देखो ना, नबार्ड, एक्सिम बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स, क्वाजी गवर्नमेंट बॉडीज एंड लार्ज कंपनीज क्या होती है, मार्केट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू बैंक्स। ये मतलब मार्केट के थ्रू बैंक में, मतलब मार्केट के थ्रू बैंक में इन्वेस्ट करती है, ये ऐसी कंपनीज है शॉर्ट टर्म कंपनीज, जैसे प्राइवेट फर्म्स का एग्जांपल ले लो, कॉर्पोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़कर आई है, ठीक है। जो भी आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अब आपका ये एग्जांपल ले लो, आप कितने अच्छे बच्चे हो, एकदम ऑर्गेनाइज्ड बच्चे हो, आप मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो तो आप ऑर्गेनाइज्ड में हो। मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई नहीं करते हो, मतलब पढ़ाई करते ही नहीं हो, बस आते हो, देखते हो और फिर भाग जाते हो, तो आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे कि इंडिजिनस बैंक्स को, अब जैसे कि राजस्थान, मोस्टली राजस्थान और पंजाब में क्या होता था, वहां पर ना ट्रेडिशनल बैंक मारवाड़ी, ये मारवाड़ियों का बैंकर होता था, मारवाड़ी बैंकर, समझ रहे हो, बहुत पैसा उसके पास है, फुल ऑन कैपिटल है, तो वो ये मोस्टली राजस्थान और पंजाब में ऐसे होते थे। वैसे ही साउथ इंडिया में भी और भी ट्रेडिशनल बैंकर्स है, अब पठान्स है, तो ये सारे क्या करते हैं, दीज आर द इंडिजिनस बैंक्स जो कि पैसा देते हैं नॉर्मल लोगों को, मोस्टली गाँव और में ऐसे होता है। मनी लेंडर्स, अब गाँव में सोच लो ना, गाँव में जो भी लोग हैं उनको लोन वो कहाँ से लेते हैं, मनी लेंडर्स से ही लेते हैं ना, वहां पे इतनी ज्यादा बैंक्स की फैसिलिटीज नहीं होती है, तो जिनके पास में ज्यादा पैसा होता है उनसे वो जाके लोन ले लेते हैं, मतलब पर्सनल लोन ले लेते हैं। ये मोस्टली गांव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में ही होता है। अब जैसे कि ना रवि रवि नाम का बच्चा है समझो, ठीक है, हाँ, अब वो शाम को, शाम नाम का दूसरा बच्चा है, ठीक है, अब रवि शाम को ना इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मनी लेंडर, ठीक है। वही अगर कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक से पैसा लेता था, शाम अगर कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक से पैसा लेता था तो वो इंडिजिनस बैंक से पैसा लेना हो गया, ठीक है। तो ये दोनों भी आरबीआई के अंडर नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटेड याद रखना, रेगुलेटेड नहीं है, प्लस ट्रांसपेरेंसी नहीं है। It is called unorganized because the activity doesn't coordinate with the RBI. Money lenders operate independently across the countries. हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक एरिया में अपने अपने मनी लेंडर्स है, और मनी लेंडर्स में कुछ भी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपना अपना
चलाते हैं वो लोग मनी लेंड करने का काम। नेक्स्ट, इंडिजिनस बैंक्स आर स्लाइटली बेटर। अब मनी लेंडर से कंपेयर करें तो बैंक्स जो है, ट्रेडिशनल बैंक्स जो है, दे आर स्लाइटली बेटर। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना ये जो इंडिजिनस बैंक्स है ना, ये कमर्शियल बैंक से पैसा उठाते हैं। समझ रहे हो? ये जो इंडिजिनस जो बैंक्स है ना, ये कमर्शियल बैंक से पैसा उठाते हैं। दीज कमर्शियल बैंक्स आर कनेक्टेड टू आरबीआई। और ये जो कमर्शियल बैंक से पैसा उठाते हैं वो आरबीआई से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। सो बट द लिंक बिटवीन इंडिजिनस एंड आरबीआई इज इनडायरेक्ट एंड वीक। लेकिन जो आरबीआई और इंडिजिनस बैंक के बीच में जो लिंक है वो तो इनडायरेक्ट और वीक है ना। आया ना समझ में? constituents of money market मतलब lenders and borrowers, they are the constituents of money market। supply of fund कौन करते हैं? मतलब कौन लेंड करता है पैसा, कौन देता है? कौन देता है? अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले पैसा देते हैं। डिमांड फॉर मनी, बोरोवर्स कौन है? कौन पैसा लेता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज, ये सारी चीजें। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज दी सब मार्केट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मनी मार्केट। ये वाला जो पॉइंट है मैंने कहा था सब मार्केट्स अभी हम कुछ देर में पढ़ेंगे, तो अभी हम यही सब मार्केट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। हाईलाइट नहीं दिख रहा क्या आपको? ये देखो ना, तो अभी हम यही सब मार्केट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ठीक है। सबसे पहला क्या है? कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी का क्या मतलब हो जाता है? बोरोड फॉर वन डे। एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए उधार पे पैसा लेती है। नोटिस मनी किसको कहते हैं? एक बैंक दूसरी बैंक से 2 दिन या फिर 14 दिन तक के लिए पैसे उधार पे लेती है। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। कॉल मनी मतलब एक दिन के लिए उधार पे ले रही है, नोटिस मनी मतलब 2 दिन या फिर 14 दिन के लिए उधार पे ले रही है। ठीक है। कोर सेगमेंट है ये, जहां पे बैंक बोरो और लेंड फ्रॉम ईच अदर टू मैनेज द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। नो कोलेटरल इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे सिक्योरिटी या फिर गारंटी की जरूरत नहीं है। कोलेटरल मतलब गारंटी या फिर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोन है जो कोलेटरल फ्री लोन है। ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियस है, इंटरेस्ट पे ही देंगे ना लोन, तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कहा जाता है? कॉल मनी रेशियो कहा जाता है। एंड ये मार्केट डिटरमाइन करती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट, कमर्शियल बिल मार्केट का क्या मतलब हो गया है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय सेलर्स ऑन बायर्स। मतलब ये ऐसा मार्केट है, ये ऐसा मार्केट है जहां पर बिल्स के बेसिस पर, प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर पैसा दिया जा रहा है। ठीक है। मतलब ये ऐसा मार्केट है जहां पे दो बिजनेसेस उधारी पे, एक जना ले रहा है और एक जना गुड्स दे रहा है उधारी पे, कैश पे नहीं, उधारी पे एक दूसरे से बिजनेस कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सेलर क्या करेगा? सेलर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एक बिल को ड्रॉ करेगा, मतलब एक बिल लिखेगा किसके नाम पे? बायर के नाम पे। बायर के नाम पे क्या बिल लिखेगा कि भाई 90 डेज के बाद में मैच्योरिटी कब होती है? 90 डेज बाद होती है। तो 90 डेज बाद में ना ये बिल को पे करना है बायर को, सेलर को। ठीक है। बायर सेलर को ये बिल 90 डेज बाद में पैसा देगा। ठीक है। लेकिन ये जो बिल है, ओके, सो दिस बिल इज व्हाट? दिस बिल इज लीगली डॉक्यूमेंटेड, लीगली एक्सेप्टेड है, बैंक एक्सेप्ट करती। तो अगर सेलर 90 डेज के पहले पहले बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा लेता है, पैसे ले लेता है, तो बैंक उसको इंटरेस्ट रेट काट के पैसा देती है। ठीक है। और अगर बैंक के पास में इनफ कैश नहीं है देने के लिए, तो बैंक क्या करेगी? रीडिस्काउंट भी कर सकती है। मतलब एक बैंक दूसरी बैंक को बेच देगी ये बिल रीडिस्काउंट करवाने के लिए। तो एक बिल बार बार यूज हो सकता है। हाईली लिक्विड, ये तो पता ही है आपको, इजीली अवेलेबल है इस कैश में। ट्रेजरी बिल्स क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। टेन्योर इसके यूजुअली 91, 182 एंड 364 डेज होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में सुनना। नो इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रिटर्न इज इक्वल टू इशू माइनस फेस वैल्यू। एग्जाम्पल लो, गवर्नमेंट ने 100 रुपीज का ट्रेजरी बिल इश्यू करा है। ठीक है। एंड इसको पब्लिक ने खरीदा है 95 रुपीज में। ठीक है।
100 रुपीज के बिल को इशू करा है 95 रुपीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो अब पब्लिक ने 95 रुपीज में बिल खरीदा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट आफ्टर मैच्योरिटी पब्लिक को कितना देगी, फेस वैल्यू देगी ना, 100 रुपीज देगी। तो 5 रुपए का क्या हो गया, पब्लिक को हो गया फायदा, पब्लिक को हो गया प्रॉफिट 5 रुपीज का, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये ऐसे बिल्स है जो इशू करते हैं एट डिस्काउंट। 100 रुपीज की उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन 95 रुपीज में इशू किया गया है। तो 95 रुपीज में अगर जनरल पब्लिक, हम जैसे लोगों ने 95 रुपीज में खरीदा है, तो रिडीम कब, जब आप रिडीम करोगे आफ्टर मैच्योरिटी, गवर्नमेंट तो आपको फेस वैल्यू देगी। फेस वैल्यू क्या थी उसकी, 100 थी, आपको तो 100 रुपीज ही मिलेंगे। आपने 95 में खरीदा लेकिन आपको 100 रुपीज मिलेंगे। तो जो 5 रुपए है वो क्या हो गया, वो हो गया प्रॉफिट, ठीक है। ये सारी, ये जो भी है ना, कितने डेज है क्या है, ये सब कुछ आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं। कमर्शियल पेपर्स ये 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, ऑल्टरनेटिव टू बैंक्स बोरोइंग्स, मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, सेम चीज है, वही बिल्स के बारे में, पेपर बेस्ड अभी हमने बात करी है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट ये आरबीआई ने लॉन्च करा है, याद रखना 1989 में, ठीक है। ये डिपॉजिट रिसीट्स है इशूड बाय बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, अवेलेबल टू व्हाट, इंडिविजुअल कंपनीज वगैरह वगैरह, वैरायटीज ऑफ मनी मार्केट ऑप्शंस है यहाँ पे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसका क्या मतलब हो जाता है, मतलब ये बैंक्स आपको ना शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स देती है, ठीक है, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो फिक्स्ड टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, अगेन वही, बैंक क्या करती है, बोरो एंड लेंड करती है 14 से 19 डेज। 14 तक का तो हमने देखा था, अगर 14 तक का है तो उसे आप कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट कहते हो, है ना, कॉल मार्केट फॉर 1 डे, एंड अप टू 14 डेज नोटिस मार्केट कहते हो। 14 डेज से 90 डेज को आप कहते हो इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, ठीक है। 19 से 14 डेज से, अगेन यहाँ पर भी सिक्योरिटी गारंटी की जरूरत नहीं है, कोलेटरल फ्री होता है। इंटरेस्ट रेट सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करेगी, लोन्स कैन नॉट बी प्री मैच्योरली रिकॉल्ड। कोलेटरल लोन्स मतलब सिक्योरिटी की जरूरत है, सिक्योरिटी प्लस गारंटी देनी पड़ेगी, ठीक है। डील्स इन लोन्स बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड सिक्योर्ड लोन्स यूजिंग बॉन्ड्स एज कोलेटरल, जैसे कमर्शियल बैंक्स है वो सिक्योर्ड लोन्स दे रही है यूजिंग व्हाट, यूजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ना कमर्शियल बैंक लोन के लिए एज अ कोलेटरल, एज अ सिक्योरिटी यूज कर रही है, ठीक है। तो ये थे सब मार्केट्स, ये थे सब मार्केट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू कैसे भी आएगा। Now it's time for some kind of limitations in Indian money market. कुछ limitations, कुछ defects तो होंगे इंडियन मनी मार्केट में, क्या क्या है वो, जैसे डाइकोटमी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिवाइडेड इनटू टू पोरली कोऑर्डिनेटेड सेक्टर, आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो फॉलो करना ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफिकल्टी हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन है। प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अपने इंडिया में तो भाई साहब सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसके बाद में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कम है, मतलब मनी लेंडर्स ज्यादा है, लोग मनी लेंडर से ज्यादा पैसा ले रहे हैं रादर देन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टफुल कंपटीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में कंपटीशन तो है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेटली काम नहीं करते, दोनों की अलग अलग टेंडेंसीज है। एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया मनी मार्केट, फ्रैगमेंटेड इनटू लोकल मार्केट्स कैटरिंग टू रीजनल, एक मार्केट एक जैसा काम करे वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हर एक रीजन में, हर एक लोकल में ना अलग अलग तरह के क्या है, लोकल मार्केट्स अलग अलग रीजन को कैटर करके रखे हैं। सो वीक लिंक्स बिटवीन मार्केट्स इन द मेजर सिटीज एंड स्मॉल टाउन्स, इन एडिक्वेट बैंकिंग सिस्टम्स, अगर रूरल एरियाज में है तो वहां पे बैंकिंग सिस्टम ज्यादा एडिक्वेट नहीं है, बहुत सारे बैंक्स नहीं है, कम बैंक्स है, इनसफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस कंपेयर टू अपना जितना इंडिया में जितना साइज है जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो बैंकिंग सिस्टम्स है वो बहुत ज्यादा कम है। शॉर्टेजेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का शॉर्टेज है, कब है कैपिटल का शॉर्टेज, अवेलेबिलिटी, कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफन फेल टू मीट द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज और को ना बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो कभी कभी इसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो जाता है, मतलब
लेंडर्स के पास भी इतना पैसा नहीं होता है जितना पैसे की जरूरत होती है बायर्स को, बोरोवर्स को। सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इसका क्या मतलब है, अगर कुछ बिजी सीजन है जहाँ पे मतलब फेस्टिवल्स आ गए या फिर कुछ बिजी सीजन चल रहा है, तो वहां पे लेंडर्स कम हो जाते हैं, बोरोवर्स ज्यादा हो जाते हैं, मतलब लोन लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं लेकिन जो लोन देने वाले हैं वहां पे कम हो जाते हैं। तो सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स। डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि एक कोई एक सेक्टर फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, अलग अलग सेक्टर्स है, तो अलग अलग सेक्टर्स अपने अपने इंटरेस्ट रेट लगा के रखता है। एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड के लिए जो कमर्शियल मार्केट जो मैंने अभी आपको बताया था ना, बिल मार्केट, वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। मेकअप ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऑब्वियस है, ये जो शॉर्ट टर्म बिल मेकअप है ना, ये जो शॉर्ट टर्म बिल है मेकअप अ शॉर्ट पार्ट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज से कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ छोटा सा बैंकिंग फाइनेंस का पार्ट बन सकता है, ये जो अभी हम लोग जो पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे, प्रोमिसरी नोट, कमर्शियल मार्केट के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आप कुछ मेजर्स तो ले ही सकते हो ना, मेजर्स टू इम्प्रूव द इंडियन मार्केट मनी। कैसे मेजर्स, जैसे कि जो इंडिजियस बैंक्स है शुड बी बॉट अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लेकर आ जाना। हुंडीज जो है जो मनी मार्केट में यूज किया जाता है उसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाओ, रिटर्न यूनिफॉर्मली। क्या होता है, हर जगह पे हुंडीज जब भी बनती है हर जगह पे अलग अलग फॉर्मेट में लिखी जाती है, तो वो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ कि एक ही फॉर्मेट हर जगह पे क्या बोलते हैं फॉलो करा जा रहा है, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, एक्सपैंडेड होनी चाहिए हर जगह पे, जो भी अनबैंक्ड एरियाज है, नेग्लेक्टेड एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाओ। डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज को अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। जब भी कोई बिल को डिस्काउंट करता है बैंक में, फिर बैंक वो बिल को रीडिस्काउंट कर सकती है, उससे वो और अर्न कर सकती है, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज को प्रमोट करे। टू रेज एफिशिएंसी, द नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेस मतलब बैंक के बीच में जो सेटलमेंट करवाती है उसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, इसका भी फंक्शन इंप्रूव होगा। प्रोवाइड एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल रेमिटेंस फैसिलिटी टू बिजनेसमैन टू इंक्रीज कैपिटल मोबिलिटी, मतलब बिजनेसमैन को ना अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कैपिटल मतलब पैसा पहुंचाना है तो वो भी फैसिलिटी को इंप्रूव करे, अफोर्डेबल रेमिटेंस फैसिलिटीज मेंटेन करे। एफर्ट शुड मेड टू रिड्यूस वेरिएशंस इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट्स को क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म करने के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट की वजह से कभी पैसा ज्यादा इंटरेस्ट पे लगता है, कभी पैसा कम इंटरेस्ट पे देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, थोड़ा बहुत फॉर्मल हो एंड थोड़ा बहुत सेम इंटरेस्ट रेट हर जगह पे फॉलो हो। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख के ये जो लिमिटेशन हमने देखे हैं उसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड आवर थर्ड चैप्टर। कल हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, ओके। एंड फिर उसके बाद में जो हमारा एक लास्ट चैप्टर पर बचा है वो 2 दिन में ही 2 घंटे में ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।